14 सितंबर 1949 का दिन भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर है। इसी दिन संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि के साथ भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। यह स्वतंत्र भारत के लिए अपनी भाषा को सम्मान और पहचान दिलाने का बड़ा कदम था। टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय आज त्रिची जिले से अपने राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत करेंगे। शहर से ली गई तस्वीर, जहां उनके स्वागत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी है। कानपुर उत्तर प्रदेश एशिया कप 2025 में होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर पहलगाम आतंकी हमले के शिकार शुभम द्विवेदी की पत्नी सानिया द्विवेदी कहती हैं, बीसीसीआई को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच स्वीकार नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है कि बीसीसीआई उन 26 परिवारों के प्रति भावुक नहीं है। हमारे क्रिकेटर क्या कर रहे हैं? कहा जाता है कि क्रिकेटर राष्ट्रवादी होते हैं, इसे हमारा राष्ट्रीय खेल माना जाता है, लेकिन एक दो क्रिकेटरों को छोड़कर किसी ने आगे आकर यह नहीं कहा कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बहिष्कार करना चाहिए। बीसीसीआई उन्हें बंदूक की नोक पर खेलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उन्हें अपने देश के लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैं प्रायोजकों और प्रशासकों से पूछना चाहती हूं कि अगर 26 परिवारों की राष्ट्रीयता खत्म हो गई है तो मैच से होने वाले राजस्व का क्या इस्तेमाल होगा? पाकिस्तान इसका इस्तेमाल सिर्फ आतंकवाद के लिए करेगा। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शुक्रवार को औपचारिक रूप से संसद भंग कर दी और सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया। हालांकि राष्ट्रपति ने इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। नेपाल के प्रमुख राजनीतिक दलों और शीर्ष अधिवक्ताओं के संगठन ने राष्ट्रपति के संसद भंग करने के फैसले की कड़ी आलोचना की है और इस कदम को असंवैधानिक, मनमाना और लोकतंत्र के लिए एक गंभीर झटका बताया है। पंजाब के मोगा जिले में संप्रभुता अभियान सम्मान समारोह और जीवंत आकांक्षा हाट का आयोजन किया गया। इस आयोजन में स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियों, स्थानीय व्यवसायी छात्र दलों और स्थानीय विक्रेताओं ने मिट्टी के शिल्प, टेराकोटा आभूषण, मिठाइयाँ, अचार, जूट और ऊनी उत्पादक, चित्रकारी और जैविक मसालों सहित हस्त निर्मित और पारंपरिक उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री की। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने न्यूयॉर्क घोषणा पत्र को स्वीकार करते हुए इजराइल फिलिस्तीन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान एवं 2 राष्ट्र समाधान के पक्ष में मतदान किया। भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। इस प्रस्ताव को 142 देशों ने समर्थन किया, 10 देशों ने विरोध किया और 12 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। घोषणा पत्र को न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन कहा गया है। इसमें फिलीपींस की एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना और 2 राष्ट्र समाधान की दिशा में ठोस एवं समयबद्ध कदम उठाने का आह्वान किया गया है। भारी बारिश के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया, इसलिए उन्होंने सड़क मार्ग से आने का फैसला किया। चूड़ाचांदपुर मणिपुर में लोगों को संबोधित करते जाते समय पीएम के सड़कों पर जबरदस्त स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहे, मणिपुर एक सीमावर्ती राज्य है और यहाँ कनेक्टिविटी हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। मैं भली भांति समझता हूँ कि अच्छी सड़कों की कमी के कारण आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से 2014 से ही मैंने मणिपुर की कनेक्टिविटी को लगातार सुधारने का विशेष ध्यान दिया है। इसके लिए भारत ने 2 स्तरों पर काम किया है। दूसरा, गाँवों को सड़कों से जोड़ने का प्रयास किए गए। पिछले कुछ वर्षों में मणिपुर की 3 राजमार्गों पर 3700 करोड़ खर्च किए गए और इस नए हाईवे के निर्माण के लिए 8700 करोड़ रुपए का कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में 3700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में 3600 करोड़ रुपए से अधिक की मणिपुर सड़कें, जल निकासी और परिसंपत्तियां प्रबंधक सुधार परियोजनाएं, 2500 करोड़ रुपए से अधिक की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, मणिपुर इंफोटेक विकास परियोजनाओं तथा 9 स्थानों पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास आदि शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के हासन में हुई एक दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रहित राशि देने की घोषणा की। भारत के 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने के प्रयास को आज नई गति मिली, जब केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने वैज्ञानिकों, उद्योग जगत के दिग्गजों, स्टार्टअप और युवा शोधकर्ताओं से भारत को हरित हाइड्रोजन नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित पहले हरित हाइड्रोजन अनुसंधान एवं विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री नाइक ने कहा कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम ने स्वच्छ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य की दिशा में देश का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बेहतरीन प्रतिभाओं को एक साथ लाया गया है। भारतीय नौसेना के नवीनतम नौसैनिक बेस INS अरावली को
नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की उपस्थिति में गुरुग्राम में कमीशन किया गया। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि आईएनएस अरावली एक मजबूत प्रशासनिक और लॉजिस्टिक सहायता के लिए आधार प्रदान करता है, जो सुविधाओं के बढ़ने और जटिलता के अनुरूप है, जिससे निर्बाध संचालन सुनिश्चित होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8,070 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली बैराबी सौराग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया, जो मिजोरम की राजधानी को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। चुनौतीपूर्ण पहाड़ी क्षेत्रों में निर्मित इस रेल लाइन परियोजनाओं में जटिल भौगोलिक स्थितियों के तहत 45 सुरंगें बनाई गई है। इसके अतिरिक्त इसमें 55 बड़े पुल और 88 छोटे पुल भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आइजोल में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वे परियोजनाएं रेल, सड़क मार्ग, ऊर्जा, खेल समेत अन्य क्षेत्रों को लाभान्वित करेंगी। अभूतपूर्व वैश्विक पहुंच के साथ गोवा करेगा 23 सितंबर 2025 को ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी। 2025 की थीम जल और पृथ्वी के लिए आयुर्वेद। आयुर्वेद को एक अस्थायी और एकीकृत वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल समाधान के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरणीय कल्याण दोनों को संबोधित करती है। दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के एक दिन बाद शनिवार को धौला कुआं के पास स्थित 5 सितारा होटल ताज पैलेस को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। होटल के मैनेजमेंट के पास रात 2 बजे धमकी भरा ईमेल आया। सुबह उन्होंने ईमेल को चेक किया तो इसकी जानकारी पुलिस को दी। चाणक्यपुरी थाना पुलिस ने डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ते आदि से होटल के सभी फ्लोर की चेकिंग कराई। पुलिस को कोई भी संदिग्ध नहीं मिला है। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी के बरेली स्थित घर पर गैंगस्टर गोल्डी बरार ने फायरिंग की उम्मीदवारी ली है। वजह दिशा की बहन खुशबू पटानी द्वारा हिंदू देवी देवताओं का अपमान बताया गया है। दिशा के पिता जगदीश पटानी ने बेटी खुशबू का पक्ष लेते हुए कहा है कि सभी को बोलने की आज़ादी है। खुशबू ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को स्त्रियों से नफरत करने वाला बताया है, जिसके बाद यह विवाद शुरू हुआ है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने शराब सस्ती और दवा महंगी होने पर जताई चिंता, कहा शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त होनी चाहिए। बागेश्वर धाम सरकार ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने गया जी पहुंचकर देश में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत की विश्व गुरु बनने की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त होनी चाहिए। आज देश में शराब सस्ती और दवाई महंगी है, यह स्थिति चिंताजनक है। धार्मिक कर्मकांडों के लिए गया जी पहुंचे शास्त्री ने यह भी कहा कि भारत को घोषित हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है, क्योंकि इसमें देश की विश्व गुरु भूमिका निभा सकेगा। उन्होंने नेपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की सराहना की, लेकिन साथ ही पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में सतर्कता बरतने की बात भी दी। शास्त्री ने नवंबर में वृंदावन से दिल्ली तक अपनी प्रस्तावित पदयात्रा की जिक्र करते हुए कहा कि वे चुनाव के बाद ही कथा वचन शुरू करेंगे, ताकि इसे चुनाव एजेंडा न समझा जाए। उन्होंने सनातन धर्म के माध्यम से देश में मानसिक समरसता बनाए रखने की भी जोर दिया। गरीब छात्रों को मिलेगा मुफ्त ग्रेजुएशन शिक्षा, केवल रहने खाने की खर्च देना होगा। मदर टेरेसा फाउंडेशन ने गरीब और जरूरतमंद छात्रों के लिए एक अनोखा पहल की है। फाउंडेशन ने मऊ के गोपागंज स्थित हबीब इंटर कॉलेज में निःशुल्क ग्रेजुएशन शिक्षा प्रदान करने के ऐलान किया है। इस योजना के तहत छात्रों को केवल रहने खाने का खर्च लगभग 6,000 रुपए प्रति माह वहन करना होगा, जबकि पूरी पढ़ाई की फीस माफ की जाएगी। फाउंडेशन के संस्थापक और पूर्व विधायक मोहम्मद असरत खान ने कहा कि शिक्षा जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और कोई भी छात्र आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। इस योजना में छात्रों को आवास, भोजन, वाईफाई और सुरक्षा जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। फाउंडेशन की टीम जल्द ही इच्छुक छात्रों की फॉर्म भरने और उनकी काउंसलिंग का काम शुरू करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के मैनेजर मास्टर निजामुद्दीन और प्रदेश अध्यक्ष हारिस शाकिल समेत कई शिक्षक मौजूद रहे। यह पहल गरीब छात्रों के लिए शिक्षा के दौर खोलने का काम करेगी। ओरेकल के एआई बूम ने बेंगलोर के तकनीशियनों को रातों रात करोड़पति बना दिया। 10 सितंबर 2025 को कंपनी के शेयर में 36% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी के बाद युवा इंजीनियरों के प्रतिबंध स्टॉक इकाइयों RSU के मूल्य कई गुना बढ़ गया। 2022 बैच के बीटेक स्नातक की संपत्ति लगभग 1.5 करोड़ रुपए हो गई, जबकि 2024 बैच के इंजीनियरों के ROU का मूल्य 1.25 करोड़ रुपए तक पहुँच गया। इस उछाल का श्रेय ओरेकल के
के एआई क्लाउड सेवाओं में हुई अरबों डॉलर की निवेश सौदे को जाता है, जिसमें कंपनी का बाजार पूंजीकरण 933 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया। ब्लाइड ऐप पर कर्मचारियों ने अपनी सफलता की कहानी साझा करते हुए बताया कि छटनी के बावजूद रखे गए शेयरों में उनकी किस्मत बदल दी। यह एआई क्रांति और टेक उद्योग और कर्मचारियों पर सीधे प्रभाव का जीवित उदाहरण है। एआई टूल से अब घर बैठे बनाएं अपना 3D स्टैचू, बस एक प्रॉम्प्ट लिखने की देर। नैनो बनाना जेमिनी 2 फ्लैश इमेज नामक एआई टूल ने डिजिटल दुनिया में तहलका मचा दिया है। इसकी मदद से अब उपयोगकर्ता केवल एक प्रॉम्प्ट लिखकर अपने या किसी और की यथार्थवर्ती 3D मूर्ति बना सकते हैं। प्रक्रिया अत्यंत सरल है। उपयोगकर्ताओं को सबसे पहले नैनो बनाना सर्च कर गूगल जेमिनी एआई के पोर्टल पर जाना होगा। वहां गेट स्टार्ट पर क्लिक करके अपनी फोटो अपलोड करनी होगी और एक विशेष प्रॉम्प्ट टाइप करना होगा। जो प्रॉम्प्ट यूज करना है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके बाद कुछ ही सेकेंड में एआई टूल उस फोटो को एक विस्तृत 3D मूर्ति में बदल देगा, जिसमें मूर्ति का निर्माण का दृश्य, कारीगर और एक व्यस्त शहर पृष्ठभूमि शामिल होगी। इस टूल की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सोशल मीडिया पर उपयोगकर्ताओं सेलिब्रिटी और अपनी खुद की मूर्ति की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट में शहर का नाम बदलकर उपयोगकर्ताओं किसी भी स्थान पर अपनी मूर्ति का दृश्य तैयार कर सकते हैं। यह टूल न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि डिजिटल कला और डिजाइन के क्षेत्र में भी एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखता है। एलोन मस्क के XAI स्टार्टअप ने 500 कर्मचारियों को निकाला। एलोन मस्क के AI स्टार्टअप XAI ने अपनी डेटा एनोटेशन टीम के कम से कम 500 कर्मचारियों को निकाल दिया। कंपनी ने एक आंतरिक ईमेल से कर्मचारियों को बताया कि वह अब जर्नलिस्ट AI ट्यूटर्स पर फोकस कम कर रही है और इसके बजाय स्पेशलिस्ट AI ट्यूटर्स की टीम को तेजी से विस्तार करेगी। जिन कर्मचारियों को निकाला गया उन्हें उसी दिन कंपनी से सिस्टम से एक्सेस बंद कर दिया गया और उन्हें या तो अनुबंधन की अवधि तक या 30 दिसंबर तक भुगतान करने का वादा किया गया। यह निर्माण एक रणनीतिक बदलाव का हिस्सा है, जिसमें कंपनी ने अपनी मानवों डेटा प्रोसेसिंग की समीक्षा के बाद यह कदम उठाया। दिलचस्प बात यह है कि यह ले ऑफ ठीक उसी समय आया जब XAI ने सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि वह विशेषज्ञ AI ट्यूटर्स को अपनी टीम को 10x बढ़ाने की योजना बना रही है और STEM वित्त चिकित्सा जैसे डोमेन में नौकरियों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रही है। MSME के लिए 5 लाख लिमिट की चर्चा। उद्यम MSME को बड़ा फायदा। केंद्र सरकार ने बजट 2025 में उद्यम पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए एक बड़ा कस्टमाइजेशन क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे व्यवसायों जैसे कि किराना दुकान, सूक्ष्म विनिर्माण इकाइयों और होम बेड सर्विस प्रोवाइडर को तत्काल और आसान क्रेडिट सुविधा प्रदान करना है, ताकि उनकी कैश फ्लो ऑफ की कमी और छोटे पूंजीगत खर्चों की पूरा किया जा सके। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में 5 लाख रुपए की क्रेडिट सीमा की चर्चा है, लेकिन अभी तक सरकारी दिशा निर्देशों में इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह योजना पहले से ही सफल मॉडल जैसे किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री जनधन योजना के वित्तीय समावेशन के ढांचे पर आधारित है। पात्रता के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। अंतिम पात्रता, ब्याज दर, क्रेडिट सीमा और आवेदन प्रक्रिया जैसे विवरणों की प्रतीक्षा बैंक और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होने वाली आधिकारिक दिशा निर्देश से होनी चाहिए। हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार दे रही है 3 लाख रुपए। हरियाणा सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों की उनकी पशुपालन व्यवसाय के विस्तार के लिए 1.60 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का लोन कम ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस राशि का उपयोग पशुओं की खरीद, चारा प्रबंधन और इसके इलाज जैसे कार्यों के लिए किया जा सकता है। इच्छुक किसान अपने नजदीकी बैंक शाखा या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून और चक्रवाती गतिविधियों के कारण भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से थोड़ा दक्षिण में है। बंगाल की खाड़ी में नया कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, जो अगले 2 दिनों में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ सकता है। इसके प्रभाव से 13 से 18 सितंबर तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 18 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली में बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे लगता है कि जैसे मानसून फिलहाल दिल्ली के लिए रूठ गया है। अनुमान है कि आने वाले सप्ताह में कभी बारिश की संभावना बहुत कम है। दूसरी ओर यमुना का जलस्तर लगातार घट रहा है, जिससे बाढ़ प्रभावित शिविरों में रह रहे लोग अपने घर लौटने की उम्मीद बढ़ा रही है।
उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर हल्का हो गया है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की बौछार देखने को मिल रही है, तो कहीं उमस भरी गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आज भी कहीं हल्की बौछारें तो कहीं गर्मी का मौसम रहेगा। 14 सितंबर को ज़्यादातर इलाकों में उमस परेशान करेगी। बिहार के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, मधेपुरा और सुपौल जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। इन इलाकों में बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी तेज और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खरगोन, हरदा, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल समेत अन्य जिलों में भारी बारिश की आसार है। इस दौरान आपको सतर्क रहने की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड समेत कई अन्य पहाड़ी राज्यों में मूसलाधार बारिश होने की आसार है। पिछले कई दिनों से यहाँ मौसम लगातार बदल रहे हैं। मौसम खराब को देखते हुए लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि उनका मानना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएगी और किसानों की स्थिति सुधारने में मदद करेगी। गडकरी ने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि बारामती स्थित कृषि विज्ञान केंद्र जरूर जाएं और वहां अपनाए जा रहे नवीन तरीके को देखें। AI निश्चित रूप से किसानों की मदद करेगा। मेरा मानना है कि AI कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएगा। इथेनॉल उत्पादन के बारे में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि देश में 350 से 400 कारखाने इथेनॉल का उत्पादन कर रहे हैं और किसानों को इससे काफ़ी लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि मक्के से बने इथेनॉल से किसानों को 45,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। पहले मक्के का भाव 1,200 रुपये प्रति क्विंटल था, जो अब बढ़कर 2,800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। मक्के का कृषि रकबा 3 गुना हो गया है। जो लोग इसका विरोध करना चाहते थे, मैं उनकी परवाह नहीं करूंगा। मेरा रास्ता साफ है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में आगामी रबी कॉन्फ्रेंस की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई है। इसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में रबी फसलों की उत्पादन बढ़ाने एवं किसानों की आय वृद्धि केंद्रित विभिन्न विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बिहार सरकार की ओर से किसानों के लिए शुरू किए गए बिहार कृषि मोबाइल ऐप अब प्रखंड के किसानों के लिए भी बड़ी सौगात लेकर आया है। प्रखंड कृषि समन्वयक प्रमोद कुमार प्रभाकर ने बताया कि बिहार कृषि मोबाइल ऐप प्रखंड के किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यह ऐप किसानों को राज्य सरकार की सभी कृषि संबंधित योजनाओं को अनुदान का लाभ एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है। उन्होंने बताया कि प्रखंड के लगभग 800 किसान पंजीकृत हैं और सभी को इस ऐप से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। बिग बॉस 19 का ये वीक काफ़ी रोमांच रहा। एक तरफ शो में कई कंटेस्टेंट के बीच लड़ाई झगड़े देखने को मिली, तो दूसरी तरफ अमल मलिक घर के नए कैप्टन बन जाते हैं। इसके बाद उनके और फरहान के बीच तीखी बहस हो जाती है और ऐसे में म्यूजिक कंपोजर उन्हें सजा देते हैं कि फरहान को न ही ब्रेकफास्ट मिलेगा और न ही लंच डिनर। इसके बाद बशीर अपने दोस्तों को समझाते हैं। महाराजगंज के फरेंदा में एक ऑटोमोबाइल एजेंसी द्वारा की गई धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा को पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ितों का आरोप है कि एजेंसी ने मोटरसाइकिल की पूरी कीमत नकद लेने के बाद भी उन्हें फाइनेंस पर दिया है। लोगों को इस धोखाधड़ी का पता तब चला जब उनके मोबाइल पर फाइनेंस कंपनी से किस्त के मैसेज आने लगे हैं। करीब 200 लोगों के साथ ऐसी धोखाधड़ी की गई है। साइबर ठगों को कमीशन पर फर्जी तरीके से खुले बैंक खाते उपलब्ध कराने और नोट बदलने ठगी करने वाले एक गिरोह के 6 साथियों को STF की नोएडा यूनिट ने गिरफ्तार किया है। STF ने विजयनगर की गौड़ सिद्धार्थन सोसाइटी के एक प्लॉट में छापेमारी कर साथियों को पकड़ा गया है। इसके पास से 25 लाख रुपए कैश, नोट गिनने की मशीन, 8 मोबाइल फोन, नोट बनाने की कागज से भरा बैग, कार, तमंचा, फर्जी दस्तावेज और 100 से ज्यादा फर्जी बैंक खातों को डिटेल मिला है। 5 और लोग के नाम भी सामने आए हैं। नासिक में घर में घुसकर महिला से 2 अज्ञात युवकों ने लूटपाट की और फरार हो गए हैं। 2 बदमाश घर में घुसकर महिला के गले से चैन छीनकर भाग गए हैं। पूरी घटना CCTV कैमरे में हुई कैद। मंदसौर नहीं उड़ा हॉट एयर बैलून, लगी आग, बाल बाल बचे CM मोहन यादव। हवा की रफ्तार तेज होने पर पहले तो हॉट एयर बैलून नहीं उड़ा, हवा भरे जाने के दौरान उसमें आग लग गई। आग लगने के वक्त CM निचले हिस्से में थे। इस घटना के बाद सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों ने संभाला मोर्चा, वीडियो हुआ वायरल।
पति की मौत के बाद युवती ने शादी.com पर बनाई प्रोफाइल। ठग ने डॉक्टर बता अपने जाल में फंसाया। यमुनानगर में एक विधवा महिला को शादी.com पर पंजीकरण करना भारी पड़ा। साइबर ठगों ने लंदन का डॉक्टर बताकर महिला से 4.15 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने महिला को पार्सल में सोना और विदेशी मुद्रा भेजने का लालच दिया और विभिन्न शुल्कों के नाम पर पैसा वसूले। महिला ने साइबर पुलिस में मामला दर्ज कराया और पुलिस जांच कर रही है। अब मिजोरम जाना हुआ आसान। दिल्ली से सीधे आइजोल तक चलेगी राजधानी एक्सप्रेस। पूर्वोत्तर भारत के सबसे खूबसूरत और हरे भरे राज्यों में से एक मिजोरम अब सीधे दिल्ली से रेल मार्ग से जुड़ा गया है। शनिवार को पीएम मोदी ने बैराबी सेरांग रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए सेरांग से दिल्ली के बीच नई राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। मेष राशि, आत्मविश्वास और परिश्रम के कार्य में सफलता मिलेगी। नौकरी और व्यापार में लाभ का संभावना है। वृषभ राशि, आज के दिन निवेश और नए काम शुरू करने के लिए अच्छा है। परिवार में सौहार्द बना रहेगा। मिथुन राशि, कामकाज में व्यवस्था रहेगी। भाग दौड़ अधिक होगी लेकिन परिणाम संतोषजनक मिलेंगे। कर्क राशि, कैरियर में तरक्की के योग हैं। घर परिवार खुशहाली बढ़ेगी। सिंह राशि, मेहनत का पूरा फल मिलेगा। नए अवसर हाथ आएंगे। ध्यान रखें, जल्दबाजी से बचें। कन्या राशि, व्यापारियों को लाभ होगा। प्रेम संबंधों में मजबूती बनेगी। तुला राशि, भाग्य का साथ मिलेगा। अधूरे काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग हैं। वृश्चिक राशि, आज का दिन सावधानी से बिताएं। खर्च अधिकतर हो सकते हैं। धनु राशि, नए संपर्क बनेंगे। यात्रा से लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी।